चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो मतदाता घर घर मतदाता तक वोटर स्लिप पहुंचाने में सक्षम है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हाउसेज और समाचार पत्र हैं। किसान जो हमारा अन्नदाता है वह इतना लाभ का धंधा नहीं है, उससे कई सारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। दुनिया के पास एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आई है, हमारे पास एआई यानी कि आध्यात्मिक इंटेलिजेंस और आयुर्वेदिक इंटेलिजेंस सदियों से है। नमस्कार। अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है, जहां अंत और उदय शब्द से बने शब्द अंत्योदय में अंतिम पंक्ति पर खड़े साधन विहीन इंसान के उदय से राष्ट्र का उदय है। जिस तरह एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था वह नहीं जहां पर कोई छात्र मेरिट में आए, बल्कि वह है जहां पर सबसे कमजोर से कमजोर बालक भी क्लास को उत्तीर्ण करे। एक अच्छी क्रिकेट टीम वह नहीं जहां पर सचिन तेंदुलकर जैसे आला दर्जे के बैट्समैन हो, बल्कि 11वें नंबर तक का खिलाड़ी भी बैटिंग और परफॉर्म करने में सक्षम हो। ठीक उसी तरह अंतिम पंक्ति पर खड़े आदमी के उदय से समाज का और राष्ट्र का उदय है। आज देश भर में सरकार के द्वारा कई सारी अंत्योदय अन्न योजनाएं और अंत्योदय योजनाएं हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे वर्तमान व्यवस्था में थोड़ा सा मूल परिवर्तन करके उनको किस तरह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है और राष्ट्र निर्माण के लिए किया जा सकता है। जिस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बारिश के पानी को बचाकर रीयूज़ करने से देश की एग्रीकल्चर की, सूखे की और बहुत सारी समस्याओं से हमें निजात मिलती है, आज हम बात करेंगे कि किस तरह चुनाव सुधार, कृषि सुधार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन में परिवर्तन लाने से देश में एक बड़ा परिवर्तन संभव है। चुनाव सुधार। सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और देश भर की 4123 विधानसभाओं में लगने वाला चुनाव खर्च इसमें समाहित नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सरकार द्वारा सदन में लाया गया बिल चुनाव खर्च को कम करेगा, लेकिन अधिकांश यह खर्चा चुनाव प्रचार और प्रसार के लिए यूज होता है। अगर चुनाव आयोग हर वोटर आईडी के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर उनके प्रत्याशी का बायोडेटा, उनका आपराधिक बैकग्राउंड, उनके द्वारा किए हुए पूर्व में विकास कार्य, किस तरह उन्होंने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड यूज़ किया, आगे की नीतियां, उनकी पार्टी का घोषणा पत्र, उनकी पार्टी की नीतियां, उसका राजस्व पे आने वाला इम्पैक्ट, उनकी सरकार की नीतियां और भावी योजनाएं मतदाता तक पहुंचा दे। क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो मतदाता घर घर मतदाता तक वोटर स्लिप पहुँचाने में सक्षम है। तो अगर यह सारा डेटा मतदाता तक पहुँचता है तो राजनीतिक पार्टियों को जो प्रचार प्रसार के लिए खर्च करना पड़ता है, उस प्रचार प्रसार में काफ़ी कमी आएगी। और जहां देश में पेड न्यूज़ चलती हैं, पेड एडिटोरियल्स चलते हैं, वहां पर चुनाव आयोग उन सब पर बंदिश लगाकर मीडिया हाउसेज और पत्रकार हाउसेज, अखबार समूह, यह सारे मिलकर दोनों प्रत्याशियों के बीच में हर लेवल पर डिबेट कराएं, संभावित बड़े नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के प्रत्याशियों के बीच डिबेट कराएं, जिससे जनता को सरकार और उनकी नीतियों के बारे में पता चले, उनके प्रत्याशियों के बारे में पता चले और बिना खर्चे के और कम खर्चे के चुनाव संपन्न हो सके। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हाउसेज और समाचार पत्र हैं। इससे वह भी देश के निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। नोटा को सशक्त करने से और 100% वोटिंग करने से वोट ब्लॉक्स की समस्या कम होगी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरह हमारे देश की 100% जनता लोकतंत्र के इस महायज्ञ में भाग लेगी। इससे खर्चे कम होंगे और हमारा देश और भी एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनेगा। उसी तरह कृषि सुधार। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि कम लाभ का धंधा है। उससे ज़्यादा लाभ का धंधा प्रोसेस्ड फूड बेचना है। प्रोसेस्ड फूड की डिलीवरी करना उससे भी ज़्यादा लाभ का धंधा है। और शराब, सिगरेट, दारू बेचना उससे भी अत्यधिक लाभ का धंधा है। जिस तरह B2B होती है, B2C होती है, उसी तरह एक F2C कैटेगरी, फार्मर टू कंज्यूमर कैटेगरी के तहत अगर एक डायरेक्ट सप्लाई मैकेनिज्म तैयार किया जाए, जहां पर किसान से उपभोक्ता तक कम बिचौलियों के साथ या बिना बिचौलियों के डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम हो, तो फार्म टू टेबल की कल्पना चरितार्थ हो सकती है। और ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत मंडियों से बिचौलियों को हटाकर डायरेक्टली सप्लाई किया जाए, तो किसानों को उनकी लागत या उनके रेवेन्यू पर बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा और लोगों को ताज़ी और अच्छी सब्जियां मिलेंगी, अच्छे फल और अनाज मिलेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम जैविक खेती को बढ़ावा दें
जैविक खेती पूरी दुनिया के शोध से पता चला है कि जैविक खेती किसान की आर्थिक हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसमें लागत कम होती है, क्योंकि उसमें कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। सॉइल हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लोगों की हेल्थ के लिए अच्छी होती है और देश की हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं तो उससे देश में रेवेन्यू आता है। और ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत मंडियों से बिचौलियों को हटाकर डायरेक्टली सप्लाई किया जाए तो किसानों को उनकी लागत या उनके रेवेन्यू पर बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा और लोगों को ताज़ी और अच्छी सब्जियां मिलेंगी, अच्छे फल और अनाज मिलेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम जैविक खेती को बढ़ावा दें, के शोध से पता चला है कि जैविक खेती किसान की आर्थिक हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसमें लागत कम होती है, क्योंकि उसमें कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। सॉइल हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लोगों की हेल्थ के लिए अच्छी होती है और देश की हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं तो उससे देश में रेवेन्यू आता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कंपनी की समाज के प्रति उत्तरदायित्व। विभिन्न सर्वे से पता चला है, विभिन्न रिसर्च से पता चला है कि राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में लगभग 1.25 से 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करती हैं। अधिकांश कंपनियां यह पैसा ऐड बनाने में, बॉलीवुड के और क्रिकेट स्टार्स को देने में, इन्फ्लुएंसर्स को देने में खर्च करती हैं। अगर उसकी जगह कंपनियां कोई सोशल कॉज ले ले और उसका इम्पैक्ट जनता को बताए, उदाहरण के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए, रूरल इंडिया में प्राइमरी स्कूल्स बनाए, स्किल लर्निंग फैसिलिटीज़ बनाए या कोई अवेयरनेस कैंपेन चालू करें और जनता को बताए उसका इम्पैक्ट। कंपनियों के पास आर्थिक साधन के साथ साथ मैन पावर का साधन भी है, तो उससे कंपनियां जिस समाज से कमा रही है उस समाज को वापस दे पाएगी और हमारे द्वारा खरीदा हुआ उत्पाद राष्ट्र निर्माण के काम आएगा। कल्पना कीजिए अगर इसका आधा भी 75,000 करोड़ कंपनियां देश निर्माण में या समाज के लिए लगाती हैं। 75,000 करोड़ में 1 करोड़ की लागत के हिसाब से 75,000 स्किल लर्निंग सेंटर्स बन सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर बन सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन सकते हैं और देश में एक बड़ा विकास हो सकता है प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। स्वास्थ्य, आज देश का दुर्भाग्य है कि जहां देश के सारे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस सरकारी हैं, वही स्थिति सरकारी अस्पतालों की नहीं है। आज प्राइवेट अस्पताल पैसा और बिल बढ़ाने के लिए लोगों को ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट लिखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, लंबा हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। जहां जेनेरिक ड्रग्स लिख सकते हैं वहां पर ब्रांडेड ड्रग्स लिखते हैं। हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लिव देता है। उस अनुच्छेद में संशोधन करके अगर सरकार मेडिकल माल प्रैक्टिस और मेडिकल करप्शन को करे तो प्राइवेट अस्पताल के करप्शन पर एक लगाम कसी जा सकती है। और जहां तक बात रूरल इंडिया की है, रूरल इंडिया में डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता। अगर हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से रिटायर्ड डॉक्टर्स, वर्तमान डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स की एक पूल तैयार करें जो श्रमदान योजना के तहत निःशुल्क वॉलंटियर सिस्टम पर गांव के, रूरल इंडिया के मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से देखें तो उससे रूरल इंडिया की जो डॉक्टरों की शॉर्टेज है उसकी समस्या से एक काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य की तरह शिक्षा का भी निजीकरण हो चुका है। शिक्षा आज इंदौर और पूरे देश भर के बड़े बड़े शहरों में 1.5 लाख से 5 लाख रुपए प्राइवेट स्कूलों की फीस है। नर्सरी का बच्चे की 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की फीस सालाना। आज हिंदू आबादी घटने में एक बड़ा योगदान बढ़ती हुई स्कूल की फीसों में भी है। अगर सरकार राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ाकर प्राइवेट स्कूलों को फीस कैपिंग के माध्यम से एक लगाम कसे, जिससे प्राइवेट स्कूलों की फीस पर रोकथाम लगे, क्योंकि शिक्षा एक एसेंशियल आइटम है। राइट टू एजुकेशन में इसको इंक्लूड करके प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसी जा सकती है। इसके अलावा जहाँ तक रूरल इंडिया की समस्या है, जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, अच्छे शिक्षकों का अभाव है, ठीक टेलीमेडिसिन की तरह अगर एक पोर्टल के माध्यम से रिटायर्ड शिक्षक, देश को सेवा देने की इच्छा रखने वाले एक्सपर्ट्स रिमोट लर्निंग के माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षा दें, तो उससे टीचर शॉर्टेज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की समस्या हल हो सकती है। यह एक छोटा सा प्रयास है
और एक छोटी सी शुरुआत है। हम इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करेंगे सरकार के साथ, चुनाव आयोग के साथ, किसानों के साथ और कॉर्पोरेट्स के साथ। लेकिन आज ज़रूरत है आपके साथ की, आपके सहयोग की। आज हम एक सशक्त देश हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश हैं, हम 141 करोड़ के साथ दुनिया का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार हैं। हमारे डॉक्टर और हमारे प्रोफेशनल्स ने भारत माँ का नाम पूरी देश दुनिया में रोशन किया हुआ है। कल्पना कीजिए अगर कुछ हजार करोड़ चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रचार प्रसार से बचें, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ने से कई हजार करोड़ देश के खाते में आए, कुछ 75,000 करोड़ देश के डेवलपमेंट में यूज़ हों जो अभी एड स्पेंडिंग में यूज़ होते हैं, तो देश बहुत ही शीघ्र दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचेगा। हमारा देश पूरी दुनिया से आगे है क्योंकि दुनिया में मशीन लर्निंग अभी आई है। हमारे पास जनरेशनल लर्निंग बरसों से है, पीढ़ी दर पीढ़ी से, सदियों से। दुनिया के पास AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आई है। हमारे पास AI यानी कि आध्यात्मिक इंटेलिजेंस और आयुर्वेदिक इंटेलिजेंस सदियों से है। आज भारत को विश्व गुरु बनने से और दुनिया में नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां भारत को भारत माँ बोला जाता है। भारत माता की जय। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।